हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजित भारद्वाज। आज हम फिफ्थ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फिफ्थ लेक्चर करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो भाई, थोड़ा सा ये मैं बता देता हूँ, कुछ बच्चों को शायद नहीं पता है। ठीक है, ये मैंने लिखा था। देखिए एडवांस लेवल में क्या होता है। एडवांस आईआईटी के अंदर 2 पेपर होते हैं, हर पेपर 3-3 घंटे का होता है। ईच पेपर कंटेन्स 3 आवर्स, याद रख लेना। ठीक है, ईच पेपर के अंदर टोटल 54 क्वेश्चन होते हैं। ईच सब्जेक्ट के 18 क्वेश्चन होते हैं, मतलब 18 क्वेश्चन केमिस्ट्री आएंगे, 18 फिजिक्स आएंगे, 18 ही मैथमेटिक्स आएंगे एक पेपर में। तो दोनों पेपरों में 36 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, एक सब्जेक्ट के। अब आपकी कट, क्वालिफाइंग कट क्या होती है, ठीक है, वो देखो। 40% अगर आप मार्क्स ले लेते हो तो आईआईटी में आपका सिलेक्शन हो जाता है। ट्रेड कौन सी मिलेगी दैट्स नॉट द मैटर, लेकिन आईआईटी में सिलेक्शन हो जाता है, ये मैं बता रहा हूँ 40% लेने से। ठीक है, 40% में मतलब लगभग 7 से 8 क्वेश्चन अगर आप कर देते हो ईच सब्जेक्ट के, 18 में से, एक पेपर में 18 में से 7 या 8, ठीक है, ईच पेपर में। तो यानी कि दोनों पेपर के मिलाओगे तो 8-15 क्वेश्चन आप केमिस्ट्री कर दो, 15 फिजिक्स के, 15 मैथ के। ठीक है, और आपका सिलेक्शन पक्का। 36 क्वेश्चन में से 15, आधे से भी कम, 40%। लेकिन अगर आप 10-10 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलते हो तो 55% आपके ईच सब्जेक्ट में होने चाहिए। 10-10 क्वेश्चन, पहले पेपर में 10-10 तीनों के, दूसरे में 10-10 तीनों के, और वो 10 बिल्कुल सही होने चाहिए, 100% एक्यूरेट। और 55% आगे तो आपका रैंक जो है वो पहले 5000 रैंक्स में से आ जाएगा, और फिर आप डिजायर्ड अपना वोट भी ले सकते हैं। तो ये चीज आज से ही फॉलो कर दो। क्या करना है, एडवांस लेवल के क्वेश्चन पेपर को उठाना है, जो लेसन हो चुका है उसके टॉपिक वाइज वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्लियर है, ये बात सबको समझ में आ गई? यस सर। अगर उसको किसी क्वेश्चन में, एडवांस लेवल में किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रही है, वो क्वेश्चन मेरे को व्हाट्सएप कर दो। क्लियर है, मैं उसको अपने आप समझा दूंगा सॉल्यूशन समेत आपको, या तो मैं लिख के भेज दूंगा। अगर मेरे को लगा कि ये सबको करवाना चाहिए तो मैं सबको करवाऊंगा, वरना मैं आप लोगों को राइटिंग में लिखकर भेज दूंगा कि बेटा इसका आंसर ये है। लेकिन आप उस क्वेश्चन पे मत्था ज्यादा मत मारना। मैं फिर भी बोल रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, आप लोग रिलैक्स रहिए। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा वो हमारे लिए छोड़ दो, आगे बढ़ो, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपने टारगेट बना रखा है कि हर रोज 5 क्वेश्चन, सोचो जरा, हर रोज 5 क्वेश्चन अगर आप करते हो एक सब्जेक्ट के, 54 क्वेश्चन है, 54 क्वेश्चन है ना, तो 10 दिन में आपका एक पेपर हो जाएगा एडवांस का। 20 दिन में 2 पेपर हो जाएंगे एडवांस के, 20 दिन में 2। ये बहुत बड़ी बात नहीं है 20 दिन में 2 पेपर करना, यानी एक साल का 20 दिन में पूरा हो जाएगा एडवांस। एक साल का 20 दिन में पूरा। अगर आप 10 सालों के कर रहे हो तो 20 दिन के हिसाब से कितने लगे, 10 सालों को 200 दिन। आपके पास साल में 365 होते हैं, 365 में से 65 छुट्टियां निकाल लो, 300 बच गए। उसमें से भी 100 और निकाल दे तो 200 बच गए। 200 दिन में आप लोग 10 एडवांस के क्वेश्चन पेपर कर लोगे 200 दिन में, और ये बहुत ज्यादा दिन है 10 पेपर्स के लिए। 5 क्वेश्चन डेली अगर करें, समझ गए? उसके बाद में अब आपके पास अगर 50 दिन और बचते हैं, 250 दिन है टोटल मान लो आपके पास साल के, तो 50 दिन और बच गए। और याद रखना एडवांस में +1 2 का दोनों आता है, तो अपने आप दोनों कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे। जो क्वेश्चन कर रहे हो उसका कॉन्सेप्ट भी उसी टाइम कवर कीजिए। अगर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा हमें भेजिए, हम आपको कॉन्सेप्ट देंगे कि बेटा ये पढ़ लो, या फिर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो 200 दिन के हिसाब से ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए अभी से। 200 दिन के हिसाब से तो 50 दिन और बच गए, तो उन 50 दिन में वो 10 पेपर दोबारा से रिवाइज करने हैं। और आई थिंक 200 दिन लगेंगे नहीं, आप 100 दिन में ही हर रोज 10 क्वेश्चंस की कैपेसिटी पे आ जाओगे आप, जब आप अच्छे तरीके से करना शुरू करोगे क्वेश्चंस को। ठीक है, एनसीईआरटी साथ में सॉल्व करते रहिए। एनसीईआरटी जो है वो बेस है, उसके बिना एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। और जो हम करवा रहे हैं वो थ्योरी जस्ट देखिए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, थ्योरी देखिए क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, बस इतना ही काम होता है। थ्योरी के ऊपर ज्यादा मत्था नहीं मारना होता है जिन बच्चों को, क्योंकि पेपर में थ्योरी नहीं आने वाली, याद रखना। क्वेश्चन सॉल्व ही सबसे बड़ी स्ट्रेटजी है, तो उनको सॉल्व करना अभी से शुरू कर दो। बुकलेट्स आपके पास पहुंच चुकी हैं, किसी को और कुछ फिर भी चाहिए हो तो हम वो भी प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, चलिए अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं बेटा। यहाँ पर भाई सबसे पहले अब बात आती है मेजरमेंट कैसे करते हैं हम लोग कंडक्टिविटी सेल्स की। तो देखो आपको ये तो पता है कि अगर वायर्स हैं, वायर के अंदर तो हम रेजिस्टेंस डायरेक्टली मेजर कर लेते हैं, वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया। ये हमने क्या किया था, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला किया था, याद है सभी को? यस सर, R इज इक्वल्स टू रो इनटू L अपॉन A। L डिवाइडेड बाय A। ठीक है, तो इसके अंदर लेंथ आप मेजर कर सकते हो, बिल्कुल। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मेजर कर सकते हो वायर का, बिल्कुल। वायर का जो एंड होता है ना, ये वाला, ये एंड, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हम आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि ये सर्कल है। वायर की लेंथ भी आसानी से निकाल सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आती।
फिर लेकिन अगर आप लिक्विड ले रहे हो, लिक्विड, और आपने उसको एक ऐसे भर रखा है एक टब से में या किसी जार के अंदर ऐसे फिल कर रखा है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कैसे मेजर करोगे? ठीक है, क्योंकि वो तो कॉन्टैक्ट पे डिपेंड करेगा। कॉन्टैक्ट समझते हो? मान के चलो कि मैंने 2 इलेक्ट्रोड्स लगा रखे हैं, एक इलेक्ट्रोड यहाँ पर है, एक इलेक्ट्रोड यहाँ पर है। इन दोनों इलेक्ट्रोड्स का जो कॉन्टैक्ट एरिया है इसके ऊपर, और जो कंसंट्रेशन है मटेरियल की, तो कंसंट्रेशन कितने कॉन्टैक्ट एरिया में एक दूसरे के कितने पास है, इन चीजों पर बहुत डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि अगर ये ज्यादा पास है तो एक दूसरे को डिस्टर्ब करेंगे। दैट इज वाई, यानी हमें इसका क्रॉस सेक्शन एरिया और लेंथ नहीं पता लगेगी। तो इसके लिए क्या किया गया? पहली बात। दूसरी चीज, एक और प्रॉब्लम आई, ये इसका रीजन बताऊंगा। इसके लिए उन्होंने क्या किया, इसके लिए इन्होंने ना जो जार, जिस जार में वो लिक्विड ले रहे हैं, सॉल्यूशन ले रहे हैं, जिसका कंडक्टेंस या रेजिस्टेंस निकालना है, उस सॉल्यूशन को क्या किया इन्होंने, उसका अमाउंट और उसकी शेप फिक्स कर दी। ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए जरा, ये प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम इलेक्ट्रोड दिखा रखे हैं, प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। तो ये जो है ना, ये पूरा जो सेटअप है, ठीक है, इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी सेल। कंडक्टिविटी सेल मतलब वो सेल्स जिसमें से कंडक्टिविटी को मेजर किया जाता है, रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस को मेजर किया जाता है। ठीक है, इसका साइज, शेप सब कुछ फिक्स कर दिया। अब देखो, जब फिक्स हो गया, अब इसके बाद हम कंसंट्रेशन को कम ज्यादा करके निकाल सकते हैं कि इसकी कंडक्टेंस कितनी होगी। ये बात समझ में आई सबको? वायर का तो आसान है लेंथ और एरिया निकालना, लेकिन इसका लेंथ एरिया मुश्किल हो जाएगा। गॉट दैट पॉइंट? यस यस सर। इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी सेल। मतलब कंडक्टिविटी मेजर करने के लिए जो सेल बनाते हैं हम, ठीक है, वो ये दो तरह के होते हैं, एक तो फिलिंग टाइप, एक है डिपिंग टाइप। तो ऊपर जो दूसरा एग्जांपल आपको मिल रहा है, ये डिपिंग टाइप वाला है, इसके अंदर ये डिप कर रखे हैं। तो इसका भी साइज, शेप सब कुछ, ये क्रॉस सेक्शन का एरिया, ये सब फिक्स कर देते हैं। अब दूसरे सेल को इससे कंपैरिजन करना है तो इसी में डाल के उसकी कंडक्टिविटी निकालेंगे, तीसरे को करना है तो भी इसमें डालेंगे। हर किसी के लिए बर्तन फिक्स कर दिया हमने कि इसी में हम इसको डालेंगे। ठीक है, कनेक्टिंग वायर यहाँ दिखा रखी है, सील्ड ग्लास ट्यूब है, ग्लास वेसल है, ये प्लेटिनम कोटेड जो इलेक्ट्रोड है। ठीक है, इन इलेक्ट्रोड से ही हम उसकी कंडक्टिविटी को मेजर करते हैं। और यहाँ ये तो है फिल टाइप, इसमें फिल किया जाता है ना, सॉरी डिप किया जाता है। ये डिप है ना, ये दोनों डिप है। और फिलिंग वाले में इसमें भरा जाता है। देखो, इसमें यहां से इस जगह से भरते हैं। क्लियर है भाई? स्टॉपर जहां से सॉल्यूशंस भरते हैं, ये ग्लास वेसल है और एक्सपेरिमेंटल सॉल्यूशन है। तो इनको बोलते हैं कनेक्टिविटी, कनेक्टिंग वायर्स देयर की कनेक्टिविटी सेल्स बोलते हैं। यस बेटा, क्लियर है सबको? कनेक्टिंग सेल्स, कनेक्टिविटी सेल्स, है ना। ये अब याद रखिएगा, डायग्राम बना के देख लीजिएगा एक बार। ये थ्योरेटिकल पार्ट है, हालांकि आईआईटी में इसका कोई ज्यादा मीनिंग नहीं है, बस ये माइंड में होना चाहिए, बट एटलीस्ट एग्जाम में आता होता है। अब देखो, एक और है भाई, व्हीटस्टोन ब्रिज नाम की एक चीज होती है जिसमें रेजिस्टेंस को मेजर किया जाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज, वो क्या होता है भाई? व्हीटस्टोन ब्रिज, तो यहाँ अब आप ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर एक वेरिएबल लगा रखा है। वेरिएबल का मतलब ये जो R1 है इसको मैं बदल सकता हूँ। ठीक है, R1 की वैल्यू अननोन वैल्यू है और इस अननोन वैल्यू को बदला जा सकता है। मतलब मैं 5 ओम का लगाऊं, 10 ओम का लगाऊं, 15 ओम का, मुझे नहीं पता कितने ओम का है, मैंने इसमें लगा दिया। ठीक है, ये क्या है? वेरिएबल। और ये होता है अननोन, यानी ये मुझे पता ही नहीं है कि मैं कितने ओम का लगा रहा हूँ, जिसको मुझे मेजर करना है, वो वेरिएबल है। उसको मैं चेंज कर रहा हूँ 5, 10, 15। 3 और 4, R3 एंड R4 जो फिक्स है। यस बेटा, क्लियर है ये सबको? यस सर। इसमें रेजिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं, थोड़ा सा फिजिक्स वाला मैटर है, बाकी ये हमारे उसमें सिलेबस में कई बार आ जाता है। ठीक है, इसका क्वेश्चन तो देखो, इसमें मेजर कैसे किया जाता है। R1 डिवाइडेड बाय R2 इक्वल होता है R3 डिवाइडेड बाय R4। ये समझ में आया बेटा? व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर, व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड से हम रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। वायर के रेजिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं? तो ये वेरिएबल होगा, इसको वेरी कर करके देखेंगे। ये अननोन होगा, R1, R2, R3 और R4। अब देखो, एक्चुअल में अगर देखा जाए तो R1 यहाँ आ रहा है तो R2 आना चाहिए यहाँ, ये तो बिल्कुल ठीक है। यहाँ R3 होना चाहिए और यहाँ R4 होना चाहिए। ऐसे ही चलता है ना हमारा सिस्टम, तो लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। लेकिन ये थोड़े से गड़बड़ाने वाली बात है, यानी R1, R2, R3, R4, यानी इसको लाइन के हिसाब से लिखेगा कि जैसे लेफ्ट टू राइट लाइन में चलते हैं हम, यहाँ भी लेफ्ट टू राइट लाइन में चल रहे हैं। यस बेटा, क्लियर हो गए? और इससे आपको फॉर्मूला याद रखने में थोड़ी हेल्प मिलेगी। R1 डिवाइड बाय R2 है, R3 डिवाइड बाय R4 है। बीच में ये गैल्वेनोमीटर लगा रखा है जो वोल्टेज को मेजर करता है, हल्के से वाइब्रेशन को। अब हम क्या करते हैं, यहाँ 5 ओम लगा दिया, ठीक है, फिर इसका अननोन की वैल्यू निकाल दी R1, R2 के हिसाब से। फिर हमने 10 ओम लगा दिया, फिर से अननोन की वैल्यू निकाली, फिर 15 ओम लगा दिया,
फिर से अननोन की वैल्यू निकाली, और इस तरह से अननोन की वैल्यू हर मेथड के साथ जब ठीक आएगी तभी हम मानेंगे ना कि ठीक है, हो सकता है वो गलत दिखा रहा हो, इसलिए वेरिएबल लगाते हैं। समझ में आया वेरिएबल का फंक्शन? सर ये R3 R4 हमें डायग्राम के हिसाब से लेना है। हाँ, अगर डायग्राम के R3 और R4, R3 डिवाइड बाय R4 होता है। आप अपनी मर्जी से 1 2 3 4 सर्कल में मत घुमा देना, इस सर्कल में नहीं है, 1 2 के बाद फिर से लेफ्ट जाते हैं फिर राइट जाते हैं, ऐसा इस डायग्राम के हिसाब से नीचे फॉर्मूला लिखा है। अगर डायग्राम पलट दोगे तो फॉर्मूला पलट जाएगा। क्लियर है? यस सर। हाँ, बस ये ध्यान रखना। हाँ बेटा, सिमरन कुछ कह रहे थे? सर ठीक है, चलिए, तो अब आपको कनेक्टिविटी सेल्स और फिलिंग टाइप और डिपिंग टाइप ये समझ में आ गया होगा, और साथ में व्हीटस्टोन ब्रिज क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद में बात करते हैं भाई, इतना होने के बाद एक स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है। ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बारे में पता है भाई क्या होता है, या कंडक्टिविटी? वो तो पता है, के कापा। यस सर। कंडक्टिविटी तो हाँ, कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या क्या बोलते हैं कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस। देखिए, मैंने बताया था स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी एक ही चीज होती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम, अब यहाँ पर हम कंडक्टेंस हमें पता है जी होता है, तो उसकी वैल्यू निकालें, जरा वैल्यू लिखते हैं जी की। जी इक्वल टू किसके होता है? 1/r था ना, उल्टा होता है। 1/r को क्या लिख सकता हूं, बोलिए जरा, आर क्या था? रो, तो यानी कि रो नीचे आ A जाएगा, बाय में रो L। 1/रो, और लेंथ के डायरेक्टली था आर, तो यहाँ ए ऊपर आ जाएगा, इनवर्सली हो जाएगा, और एल नीचे आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? फॉर्मूला समझ में आ गया? यस सर। अब 1/रो को क्या लिखते हैं? कापा, तो ये आ जाएगा कापा इंटू के, छोटा होता है वैसे ही, कापा इंटू ए डिवाइड बाय एल। ठीक है, क्लियर है भाई? ये समझ में आ गया सबको? यस सर। ठीक है, अब अगर मैं के की वैल्यू निकालता हूँ, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है, लेकिन अब जरा देखो, आपको मैंने एक चीज बताई पीछे वाले डायग्राम में, ध्यान देना कि ये फिक्स होता है, ये जो सेल है कंडक्टिविटी सेल, ये फिक्स होती है। अगर हम कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो इसको फिक्स करके चलते हैं। लेंथ की वायर कम ज्यादा करके हम रेजिस्टेंस निकालते हैं, डेफिनेट है, लेंथ की वायर कम ज्यादा हो तब भी रेजिस्टेंस निकल जाएगा। कैसे? क्योंकि लेंथ जो सेम मटेरियल की मिलकर बनी होती है, लेकिन अगर कंडक्टिविटी सेल, अगर इसके अंदर मैं इन इलेक्ट्रोड्स को थोड़ा आगे कर दूं, यहाँ इलेक्ट्रोड लगा दूं, तो क्या होगा, इनकी कंसंट्रेशन पे एक दूसरे के पास आ जाएंगे, इनकी कंसंट्रेशन पे इफेक्ट पड़ जाएगा। अगर मैं इलेक्ट्रोड्स का एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट बढ़ा दूं, बड़ा कर दूं इलेक्ट्रोड्स को, ठीक है, ये समझ में आ रहा है, तो भी कंसंट्रेशन का टचिंग पावर अलग हो जाएगा। ये समझ में आया बेटा? सर एक बार फिर से बताने वाला पॉइंट। देखो, वायर तो क्या है, क्रॉस सेक्शन का एरिया मेजर कर लोगे आप, और लेंथ मेजर कर लोगे। अगर लेंथ छोटी है बड़ी है, रेजिस्टेंस हमेशा उतना ही आएगा। ठीक है, L/A, G या कंडक्टेंस या रेजिस्टेंस उतना ही आएगा, क्योंकि पर्टिकुलर मटेरियल तो सेम है ना। कॉपर की वायर ले लो कॉपर, एल्यूमिनियम की वायर ले लो तो एल्यूमिनियम का एरिया कम ज्यादा करने पर भी ओवरऑल उतना ही आएगा। लेकिन यहाँ पर देखो, आपने ये तो सेम ले ली, कंडक्टिविटी सेल तो सेम ले ली, बट अंदर इलेक्ट्रोड का एरिया बढ़ा दिया, तो हमारा सिस्टम बदल जाएगा। यस सर। ठीक है, यानी कि इसके अंदर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं बढ़ा सकते। अगर मैं कंडक्टिविटी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम रखूं, कंडक्टिविटी सेल की लेंथ बढ़ा दूं, है ना, तो कंडक्टेंस फिर से बदल जाएगा, तो हम लेंथ भी नहीं बढ़ा सकते। क्लियर है? यस सर। है ना? जबकि वायर में ऐसा करने पर लेंथ बढ़ती है, एरिया कम होता है, तो वायर तो उसको स्टेबल कर लेती है अपने हिसाब से, वायर का तो निकल आता है सिस्टम फिर भी। लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी लेंथ बढ़ाने पर कितना बड़ा असर पड़ेगा कंडक्टिविटी के ऊपर, ये नहीं समझा जा सकता। तो लेंथ को इसलिए फिक्स कर दिया गया, एरिया को इसलिए फिक्स कर दिया गया। तो लेंथ और एरिया क्योंकि कंडक्टिविटी सेल में फिक्स हो चुके हैं, दैट इज वाई हम यहाँ इसको, अब जरा देखना, जी इक्वल, इसको हम बोल देते हैं A/L, जो है ना, ये क्या है, ये कांस्टेंट है, और इसको हम जी स्टार बोल सकते हैं, जी स्टार। समझ में आ गया बेटा? जी स्टार दैट इज कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट होता है, इसका मीनिंग समझ में आ गया। और जी स्टार की वैल्यू क्या होती है, वो A/L होती है, और ये कांस्टेंट होता है। इसको बोलते हैं सेल कांस्टेंट, इक्वल होता है सेल कांस्टेंट के।
यस, क्लियर है सबको? यस सर। सेल कांस्टेंट क्या होता है ये बात अब आपको क्लियर हो गई होगी, है ना? मतलब मैं A बाय एल को G स्टार लिख सकता हूं और ये सेल कांस्टेंट के इक्वल होता है। तो कंडक्टिविटी जो है वो K इंटू जी स्टार होती है। कंडक्टेंस, सॉरी कंडक्टिविटी नहीं, रेजिस्टेंस कंडक्टेंस, ठीक है? तो वो K इंटू जी स्टार होती है और जी स्टार का मतलब A बाय एल है। मतलब फॉर्मूला वही है, बस A बाय एल क्योंकि कांस्टेंट होता है, क्योंकि A बाय एल कांस्टेंट होता है, ठीक है? A बाय एल नहीं भाई, उल्टा, मैंने उल्टा कर दिया, ठीक है? एल बाय ए को जी स्टार बोलते हैं, ये मैंने उल्टा लिख दिया, रुको, ठीक है? अब जैसे मान लो कि यहां पर अब मैं के की वैल्यू अगर निकालना चाहूं इसी फॉर्मूले में, ये उल्टा होता है, ये भी एक मतलब कंफ्यूजिंग डाटा है, तो इसलिए याद रख लेना। मैं यहां से के की वैल्यू निकाल रहा हूं, के इक्वल क्या निकलेगा, जी मल्टीप्लाई में, ठीक है, एल ऊपर ए नीचे, क्लियर है? यस तो सर। के को बोलते हैं जी इंटू जी स्टार होता है, जी इंटू जी स्टार, ये फॉर्मूला याद रखना, जी इंटू जी स्टार से यहां से अब आपको मतलब दोनों जी की मल्टीप्लाई इक्वल टू के होती है, और ये जी जो है ये है सेल कांस्टेंट, ये होता है सेल कांस्टेंट, ठीक है? और ये एल बाय ए है, ए बाय एल नहीं, सेल कांस्टेंट। तो जो पीछे वाला जी स्टार था वो तो ए बाय एल था। हाँ हाँ, वो तभी तो मैं कह रहा हूँ मैंने उल्टा लिख दिया बेटा, यही तो कह रहा हूँ, ठीक है? ये सही है, ओके? और ये होता है एल बाय ए। क्लियर है भाई, ये बात सबको समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, यहाँ से फॉर्मूले बदल जाते थे, तो कंडक्टिविटी जो है जी इंटू जी स्टार होती है, बस ये याद रख लिया, दोनों जी की मल्टीप्लाई जो वो कंडक्टिविटी होती है, ठीक है? अगर वो वहां उल्टी आ रही थी तब मेरे को समझ में आया कि यार ये तो मैंने गड़बड़ कर दी, ठीक है? तो ये होता है आपका सेल कांस्टेंट। अब सेल कांस्टेंट जो है वो फिक्स होता है। अब एक और चीज होती है भाई, कंडक्टिविटी वाटर, कंडक्टिविटी वाटर, कंडक्टिविटी वाटर, कंडक्टिविटी वाटर क्या चीज है? अब इसके ऊपर ना एक इंटरेस्टिंग से आपको बात बताता हूँ। बीएससी पता नहीं सेकंड ईयर की बात है या फाइनल की तो नहीं है, फर्स्ट की हो सकती है या सेकंड की हो सकती है, सेकंड ईयर की है, ठीक है? हाँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड ईयर में है, ठीक है? बीएससी सेकंड ईयर की बात है, मेरी दो स्टूडेंट्स थी, ठीक है? और वो उनके पेपर में आया कंडक्टिविटी वाटर, जबकि मैंने वो 2 दिन पहले ही पढ़ाया था कंडक्टिविटी वाटर, ठीक है? बहुत आसान डेफिनेशन है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आया था, और एक एक नंबर के लिए फाइट होती है अगर आप फुल ऑन फुल मार्क्स लेने वाले बच्चे हो तो, ठीक है? तो वो दोनों जो मेरी स्टूडेंट्स थे उनके दोनों के लगभग फुल ऑन फुल मार्क्स आते थे, ठीक है? फर्स्ट ईयर में 99 मार्क्स थे 100 में से केमिस्ट्री में, ठीक है? तो ऑब्वियस है बच्चे मेहनत करते थे वो। तो कंडक्टिविटी वाटर मैंने 2 दिन पहले ही पढ़ाया था। उनकी मेहनत का राज बताऊं क्या था? देखो 99 नंबर लेना मतलब दैट्स नॉट द फाइन थिंग। और उसका भी एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल बताता हूँ आपको। जो मेरी एक स्टूडेंट थी उसके 99 मार्क्स कैसे आए थे, उस मैंने घर आके पेपर चेक किया तो वीबीटी थ्योरी थी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एक होती है वेस्पर थ्योरी, पढ़ा है ना +1 में नाम? यस सर, पढ़े हैं। यस सर। अब देखो पेपर में आया कि वीबीटी एक्सप्लेन करो, पता नहीं वेस्पर आया था, जो भी आया था पेपर में, वेस्पर या वीबीटी थ्योरी आई थी कि एक्सप्लेन करो। और वो जो मेरी एक स्टूडेंट थी वो एक्सप्लेन उसका उल्टा कराई, याद उसको दोनों थी, बट उसके दिमाग में ना वीबीटी वेस्पर थ्योरी एक जैसा था, तो उसने पेपर में क्वेश्चन पढ़ा और आंसर सीधा लिख दिया और आंसर लिखना शुरू कर दिया, वीबीटी की जगह वेस्पर एक्सप्लेन कराई। वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, ठीक है? तो मैंने बोला, मैंने कहा ये तो गए 3 नंबर तो गए तेरे, ठीक है? इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन था तो वो 27 मार्क्स का होता था, तो 20 उसके 27 में से कितने आने चाहिए सोचो जरा? 23 गए, 24 आने चाहिए ना? उसके 27 आउट ऑफ 27 नंबर आए थे उस पेपर में। 3 पेपर होते हैं अलग अलग, 27 27 28 ऐसा कुछ करके, टोटल उनका 10 नंबर का असेसमेंट होता है, ऐसे करके टोटल 100 मार्क्स का पेपर बनता है उनका, ठीक है? तो उसके 27 आउट ऑफ 27 मार्क्स आए एग्जाम के अंदर। तो जब मैंने पेपर देखा तब मैंने बोल दिया, मैं बेटा 3 नंबर तो गए। उसके बाद उसके आउट ऑफ आउट मार्क्स आ गए। तब मैंने एक अंदाजा लगाया कि टीचर चेक कर रहा है, ध्यान देना इस बात पे, आप लोग भी ये चीज बोर्ड में आपके काम आएगी। टीचर चेक कर रहा है, टीचर ने देखा पहला क्वेश्चन सही है, दूसरा सही है, बिल्कुल सही लिख रहा है, बच्चे की राइटिंग अच्छी है, सब कुछ सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। तो एक क्वेश्चन जो फुल कॉन्फिडेंस के लिए साथ लिखा कि वीबीटी या वेस्पर थ्योरी में से कंफ्यूजिंग लिख दिया, मान लो वीबीटी आई थी उसने वेस्पर थ्योरी एक्सप्लेन कर दिया, टीचर ध्यान नहीं देगा, उसको भी तो कंफ्यूजन हो जाएगी ना वीबीटी और वेस्पर में, कि पेपर में वीबीटी है या वेस्पर है, और सीधा वो बच्चे का ठीक है भाई 3 में से 3 नंबर दे दिए, दैट्स इट। समझ में आया? यस सर। ऐसा भी होता है और ये सच्चाई है।
और उन बच्चों को मैं तैयारी कैसे, उनके पेपर में आया था कंडक्टिविटी वाटर, तो एक बच्चा तो ठीक कराया, एक गुड़िया तो ठीक करके आई थी, दूसरी गुड़िया गलत कर रही, तो घर आते ही बोलती है सर ये नहीं आया था। तो मैंने बोला नहीं बेटा, ये मैंने परसों तो करवाया, तुम्हारे दिमाग से निकल गया। क्योंकि बहुत सारी जब चीजें हो जाती है ना, अब दिमाग से क्यों निकला, सोचो, ये एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूँ, बहुत सारी जब चीजें हो जाती है ना तो सच में दिमाग से निकल जाती है छोटी छोटी चीजें, इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप में दिमाग कम है, लेकिन प्रॉब्लम ये कि बहुत सारे छोटे 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 फॉर्मूलाज है। अब दिमाग में मौके पर फॉर्मूला नहीं आया तो पूरा सवाल गया, गई भैंस पानी में। इस वजह से कहा जाता है कि बेटा प्रैक्टिस कर लो ताकि फॉर्मूले दिमाग से मौके से ना जाएं। अब आपको लगेगा ये छोटा सा फॉर्मूला है, मेरे भी देखो, मेरे भी गड़बड़ होगी ना। मैंने बोला यार यार ये जी इंटू मैंने क्या कर दिया था, के कर दिया था, है ना, जबकि जी स्टार का इक्वल वो उल्टा हो गया था। ऐसा होता है। तो प्रैक्टिस अगर बहुत ज्यादा कर लेते हो तो आपको गलती का महसूस हो जाता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है और आप उसे करेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं है तो गलती महसूस नहीं होगी, हो सकता है पूरा का पूरा ब्लंडर हो जाए और फॉर्मूला याद ही ना आए। इसलिए बोला जाता है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। मैं हर बार हर रोज ये रिपीट करता हूं कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, फिर मेंस और एडवांस शुरू कर दीजिए, बस आज से ही, अभी से ही, वरना साल के लास्ट में मेंस और एडवांस इतना पहाड़ जैसा नजर आएगा, याद रख लेना। अब आगे देखते हैं। तो हुआ क्या, कंडक्टिविटी वो गड़बड़ होगी। बट वो बच्चे पेपर की तैयारी कैसे करते थे। पहली जो लड़की थी वो कॉलेज टॉपर थी, बाद में वो यूनिवर्सिटी टॉपर बनी। सेकंड लड़की जो थी वो कॉलेज में सेकंड नंबर पर आती थी। सोच लेना, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल ईयर, फर्स्ट और सेकंड वो दोनों रही हैं। फिर उसके बाद दूसरी लड़की जो थी वो ट्यूशन से हट गई थी मेरे, और फिर पहली लड़की जो थी वो एमएससी प्रीवियस और एमएससी फाइनल में भी मेरे पास आई, और वो दोनों साल यूनिवर्सिटी टॉपर रही थी। सोच सकते हो, यूनिवर्सिटी टॉपर भी रही। तो बच्चा मेहनत करता है डेफिनेटली, सिलेबस भी पूरा करता है। कैसे मेहनत करते थे पता, मैं क्या बोलता था उनको, जब एग्जाम आ गए ना पास, तो हमारे पास प्रीवियस ईयर के मान लो एक ही साल के पेपर है, सपोज दैट एक पेपर हमें मिल गया प्रीवियस ईयर का, तो मैं उन बच्चों को बोलता था बेटा एक पेपर है, ये कर लिया, याद कर लिया, सिलेबस हम पूरा कर चुके हैं, अब इसका ना अपने हिसाब से एक और पेपर बना के लाओ खुद, सिमिलर दैट, सिमिलर क्वेश्चन, क्योंकि आपने सारा सिलेबस पढ़ रखा है। सेल का मान लो सेल कांस्टेंट के ऊपर एक क्वेश्चन आ गया, तो मैं कहूँ कि सेम पेपर बना के लाओ, तो आप सेल कांस्टेंट की जगह कंडक्टिविटी सेल का क्वेश्चन बना लो, कंडक्टिविटी सेल में आ जाएगा सेल कांस्टेंट, टॉपिक तो वही है, कंटेंट वही है, व्हाट इज कंडक्टिविटी सेल, हाउ इट वर्क्स। तो बच्चे खुद वो पेपर बना के लाते हैं, खुद एक पेपर को देख के उसके सिमिलर पेपर, और इस तरह से मैं 5 से 6 पेपर उनको करवाता था। मतलब खुद ही पेपर बना रहे हैं और उनसे बाहर कुछ नहीं आता था, क्योंकि सारे टॉपिक तो कवर हो गए। समझ में आई स्ट्रेटजी, टॉपर बनने की स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, याद रख लेना। उसके अलावा आईआईटी जैम के अंदर एक लड़की का सिलेक्शन करवाया था, बीएससी के बाद में 25 रैंक आया था जनरल कैटेगरी के अंदर, याद रख लेना। ऑल इंडिया बॉम्बे आईआईटी सबसे अच्छी मानी जाती, वहां पर एमएससी केमिस्ट्री में एडमिशन हो गया था, तो वो उसको भी ऐसी ही स्ट्रेटजी से कुछ करवाया था। तो वो वही चीज मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। जितने स्टूडेंट पढ़ चुके हैं, आईआईटी में सिलेक्शन भी हो चुके हैं, +2 लेवल वाले, लेकिन उससे हायर क्लास वाले भी सिलेक्ट हो चुके हैं और वो टॉपर भी रहे हैं। जो भी स्टूडेंट मेरे पास आया उसको मैंने इंप्रूव किया है, और गुरु मंत्र कह लो इसे या स्ट्रेटजी कह लो, स्ट्रेटजी कहिए, गुरु मंत्र तो नहीं बोलूंगा, स्ट्रेटजी कहूंगा कि स्ट्रेटजी यही है साफ तौर पर कि उस पे लगे रहो, अपने लक्ष्य को देखते रहो, दैट्स इट। मेहनत तो करनी पड़ेगी, हर रोज क्वेश्चन सॉल्व करो, दैट्स इट। तो कंडक्टिविटी वाटर से यहाँ भाई एक लड़की गलत करके आई थी क्वेश्चन, मेरे को बड़ा अफसोस हुआ था उसका, ठीक है। तो वो होता क्या है, बहुत लो लेवल का चीज है। वाटर जो कंडक्टेंस करता है ना, वाटर जो कंडक्टेंस करता है, प्योर वाटर, उसकी कंडक्टिविटी को कंडक्टिविटी वाटर बोलते हैं, मतलब कंडक्टेंस बोलते हैं, और वो कंडक्टिविटी वाटर होता है, उस वाटर को कंडक्टिविटी वाटर बोलते हैं। प्योर वाटर की कंडक्टिविटी जो है, ठीक है, जितनी भी होती है उसको कंडक्टिविटी वाटर बोलते हैं। समझ में आ गया बेटा? यस सर। प्योरिफाइड वाटर जिसकी कंडक्टेंस बहुत कम होती है, ये याद रख लेना, ठीक है। प्योर वाटर whose has whose की जगह हैज लिखेंगे, हैज वेरी लो कंडक्टेंस, जिसकी कंडक्टेंस बहुत लो होती है, इट इज कॉल्ड, या इज कॉल्ड डायरेक्ट लिख देते हैं ना, इज कॉल्ड कंडक्टिविटी वाटर। समझ में आ गया भी सबको? यस सर। यस सर। ये क्वेश्चन अब गलत मत करना, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल दिया है कि मेरा एक स्टूडेंट इसको गलत करके आ गया था। अब ऐसे एग्जाम्पल देने का मतलब क्या होता है पता है, क्योंकि ये छोटी सी डेफिनेशन है, दोबारा कभी आपको देखने को नहीं मिलेगी,
याद भी नहीं रहेगी। तो ऐसी चीजों को ट्रिकी तरीके से याद करने का तरीका होता है कि जिसने गलती की हो, अगर उसकी गलती को हम एक्सप्लेन कर दे, थोड़ी कहानी सी सुना दे कि भी ऐसे ऐसे हुआ था, वो बच्चे ने ऐसे किया था, तो उससे बच्चों को वो ज्यादा याद रहता है। समझ गए? किसी ने कहा था अगर आपको दिमाग चाहिए तो कहानियां सुनिए, कहानियां पढ़िए, और अगर आपको ज्यादा दिमाग चाहिए तो ज्यादा कहानियां सुनिए, ज्यादा कहानियां पढ़िए। समझ में आया? कहानी पढ़ने से माइंड जो है वो डेवलप होता है, याद रख लेना। तो कहानी के तरीके से अगर चीजें याद की जाएं, कोई चीज याद नहीं हो रही उसको कहानी बना के याद करें, उसकी कोई ट्रिक बना के, ट्रिक मतलब कहानी की जैसी, तो जल्दी याद होती है। क्लियर है बेटा? यस सर। वैसे मेरी आदत रही है, मैं बच्चों को कहानियां बहुत सुनाता हूँ, ठीक है? कुछ लाइव एग्जांपल्स देता हूँ, लाइव एग्जांपल्स जो जिंदगी में मेरे साथ हुए हैं, और कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी देता हूँ जो हमने सुने सुनाए हैं, या फिर मान लो कहीं कहानी पढ़ी हो। तो लाइव एग्जांपल्स मेरे पास, क्योंकि ये एक्सपीरियंस होता है किसी के पास में, तो वो लाइव एग्जांपल्स दे सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत से बच्चे अलग अलग तरीके से पढ़े होते हैं, तो उनके हमारे पास लाइव एग्जांपल्स होते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर देखते हैं बेटा, आप देखो, अब मैं इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करवाने वाला हूँ आपको, ठीक है? 2 क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉलम, ठीक है? कॉलम वही हो गया वो अपना कंडक्टिविटी सेल, और इसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस दे रखा है आर है, नहीं, ऑफ 0.05 मोलैरिटी का सॉल्यूशन है, 0.05 मोलैरिटी NaOH दे रखा है। सॉल्यूशन ऑफ द डायमीटर 1 सेंटीमीटर, डायमीटर है 1 सेंटीमीटर सॉल्यूशन का, एंड लेंथ जो है वो 50 सेंटीमीटर है, और इसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ये है आर की वैल्यू इतना ओम। क्लियर है भाई? यस सर। कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। बहुत आसान क्वेश्चन है, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, तो सीधे सीधे फॉर्मूले लगेंगे और कुछ नहीं है। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कॉलम ए पाई आर स्क्वायर, तो देखो उन्होंने क्या दिया था, डायमीटर दे रखा 1 सेंटीमीटर, तो डायमीटर 1 सेंटीमीटर 1/2 कर दिया, आधा सेंटीमीटर होगी रेडियस, ठीक है? और फिर पाई आर स्क्वायर, तो ये इसका आ गया क्रॉस सेक्शन एरिया, पाई आर स्क्वायर डायरेक्टली इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। रेजिस्टेंस आर की वैल्यू उसने दे रखी है, वो तो सीधी सीधी। हाँ बेटा कुछ कह रहे हो? ठीक है। लेंथ ऑफ कॉलम एल है, ठीक है? कॉलम पता लगी, क्रॉस सेक्शन एरिया आ गया। अप्लाइंग द फॉर्मूला आर इक्वल रो एल बाय ए, सीधा सीधा आर की वैल्यू उसको पता है, एल बाय ए हमें पता लग गया, रो की वैल्यू रेजिस्टिविटी दैट इज रो, ठीक है? तो रो निकल गया भाई, ये आ गया रो। समझ में आया? यस सर। सीधा फॉर्मूला है बेटा, लेकिन आपको अपने हाथों से करके देखना है, याद रख लेना। पाई आर स्क्वायर से हमें क्रॉस सेक्शन एरिया निकालना है, फिर लेंथ निकालनी है, आर इक्वल ये सीधा सेम सिंपल फॉर्मूला हमारा ये वाला फॉर्मूला यूज हुआ है। अब इसके अंदर आपको पता 1/रो कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 1/r कर दोगे, सॉरी आर हमें पता, 1/r कर दोगे तो कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस आएगा, लेकिन कंडक्टिविटी निकालनी तो 1/रो करना पड़ेगा। 1/रो कर दो, कंडक्टिविटी आ जाएगी। कंडक्टिविटी क्या होता है, कापा होता है, 1/रो होता है, बात खत्म। रेजिस्टिविटी होता है, हाँ बेटा? कंडक्टिविटी। सर कंडक्टिविटी तो इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी होता है ना? हाँ हाँ हाँ, वही तो रेजिस्टिविटी हमारे पास ये है ना, रो, जिसको रो बोलते हैं, वही रेजिस्टिविटी ये रहा, है ना? तो इसको डायरेक्टली 1/रो कर दो तो ये 1/रो सीधा सीधा आ गया। फिर उसके बाद मोलर कंडक्टिविटी, याद है मोलर कंडक्टिविटी के लिए फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? लैम्डा एम के डिवाइड बाय पोलैरिटी इनटू 1000 था। तो के क्या है भाई? के तो कंडक्टिविटी है ना? कंडक्टिविटी हमने निकाल ली। तो ये इसने ना क्वेश्चन दिया था, मान लो कि ये क्वेश्चन ना देता तो हमें कंडक्टिविटी खुद ही निकालनी पड़ती, क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी पूछ लेता तो के तो अंदर आता है उसके, तो के पहले निकाल लो। के निकालने का तरीका 1/रो है, तो पहले रो निकालो, है ना? तो अब उसके बाद हमने क्या किया, अब यहां ध्यान देना, के 1000 डिवाइड बाय मोलैरिटी है, तो मोलैरिटी सॉल्यूशन की दे रखी है 0.05 मोल पर लीटर, ठीक है? और उसके बाद में क्या है, के भी हमने निकाल लिया, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर। क्लियर है भाई? यस सर। सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये आ गया मोलर कंडक्टिविटी। एस सेंटीमीटर स्क्वायर, एस मतलब वो साइमन है भाई, ठीक है? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये मोलर कंडक्टिविटी का क्या होता है, यूनिट। याद रख लेना अब इसको, ये यूनिट बहुत जरूरी है भाई। इस यूनिट को मैं बॉक्स कर रहा हूँ, साइमन पर सेंटीमीटर पर मोल, ठीक है? ये है मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ, इसको याद कीजिएगा। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विद 1 मोल पर लीटर KCl।
1 मोल पर लीटर क्या दे रखा है पता है? 0.1 मोल पर लीटर। 1 मोल पर लीटर क्या होता है? मोलैरिटी। कंसंट्रेशन, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी दिया है इसने। अब ये चीज मिस मत करना कि ये मोलैरिटी है। KCl सॉल्यूशन इज 100 ओम, रेजिस्टेंस दे रखा है 100 ओम, आर की वैल्यू दे दी 100 ओम। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सेम शेल व्हेन फिल्ड विद 0.02 मोल पर लीटर, सेल सेम है, सेम सेल, ये बॉक्स कर रहा हूं सेम सेल, यानी कि इसकी जो सेल कांस्टेंट है वो सेम रहेगा, L/A की वैल्यू सेम रहेगी। क्लियर है? यस सर। यानी यहाँ इसको एरिया और लेंथ, यस सर। एरिया और लेंथ देने की जरूरत ही नहीं है, वो दोनों सेम है, वो कांस्टेंट है, बात ही खत्म। जी स्टार उसमें दे रखा है L/A। ठीक है, तो यहाँ देखिए व्हेन फिल्ड विद 0.2 मोलैरिटी, यानी पहले मोलैरिटी थी 0.1, अब है 0.02 मोल पर लीटर मोलैरिटी है। मोलैरिटी बदल दी, कंसंट्रेशन बदल दी, और उसका रेजिस्टेंस भी बता दिया कि रेजिस्टेंस जो 520 ओम बढ़ गया। कैलकुलेट द कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.204, मतलब बाद वाले सॉल्यूशन का 0.02 मोल पर लीटर वाला जो KCl सॉल्यूशन है उसकी कंडक्टिविटी बतानी है, मोलर कंडक्टिविटी बतानी है। कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 मोलर की भी दे रखी उसने, 0.1 मोलर सॉल्यूशन वाले की कंडक्टिविटी दे रखी है। तो 1 से दूसरे की निकाल लेंगे, उससे सेल कांस्टेंट निकालेंगे। पहली बात, हमें सेल कांस्टेंट चाहिए। क्यों चाहिए? तो अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दें कंडक्टिविटी का, देखो भाई उसने क्या पूछा है, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या लगेगा? कंडक्टिविटी क्या होता है? K। यस सर पापा। K किसके लिए, K क्या किसके इक्वल हो जाएगा? R से डायरेक्ट निकाल लो, डायरेक्ट फॉर्मूला याद ना हो, R 1/ρ और L/A होता है, तो K क्या होगा इसका उल्टा, और G क्या होगा इसका उल्टा होगा। ये बन गया K, और नहीं उल्टा लिखा मैंने, है ना, रो L/A। ठीक है, तो G क्या होगा कंडक्टेंस 1/ρ और A/L। ठीक है, और 1/ρ को क्या लिख सकते हैं? K लिख सकते हैं, A/L लिख सकते हैं। अब आप निकाल लो, K निकलेगा, K किसके इक्वल निकलेगा? K इक्वल आ जाएगा G इंटू G स्टार L/A, या फिर लिख सकते हैं K इक्वल G इंटू G स्टार। तो सीधी सी बात है, यानी मुझे पता है K। अब क्योंकि कंडक्टिविटी वही सेम टू सेम सॉल्यूशन है, सेम टू सेम सेल है, तो सेल कांस्टेंट सेम रहेगा, तो कंडक्टिविटी वहां से, यानी कि सेल कांस्टेंट दोनों का सेम रहेगा, इसलिए मैं इसको यहां से यूज कर सकता हूं पहले वाले ऑप्शन से, 0.1 मोलैरिटी वाले सॉल्यूशन से। तो देखो अब इसको कैसे निकाला, मतलब इसको क्यों निकाला और कैसे निकाला वो देखो। 0.1 मोलैरिटी का सॉल्यूशन है, R दे रखा है, K दे रखा है, ये पहली लाइन में दोनों चीजों से एक्सप्लेन कर दी। सेल कांस्टेंट कंडक्टिविटी इनटू रेजिस्टेंस होता है, सेल कांस्टेंट कंडक्टिविटी इनटू रेजिस्टेंस, ये भी सेल कांस्टेंट होता है भाई, पता है। G स्टार देखो, R इक्वल रो इंटू G स्टार, ये लिख सकते हैं इस फॉर्मूले से। यस यस सर लिख सकते हैं। अब उसने क्या बोला, निकाल क्या रखा है, सेल कांस्टेंट इक्वल, यानी G स्टार इक्वल क्या होता है? कंडक्टिविटी इनटू रेजिस्टेंस है, तो हमारे पास यहां नीचे आ गया R डिवाइडेड बाय रो, और इक्वल हो गया वो G स्टार के। अब 1/ρ क्या होता है? कंडक्टिविटी इनटू रेजिस्टेंस, क्या आ गया? G स्टार। यस, ये फॉर्मूला समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को याद रखना, कंडक्टिविटी इनटू रेजिस्टेंस, मतलब सारे फॉर्मूले एक से ही निकल रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सेल कांस्टेंट निकल गया सीधा सीधा, कैसे भी करके आप उल्टा सीधा करके निकाल सकते हो, जो भी उसने चीजें दी। तो सेल कांस्टेंट हमारे पास 1.15 आ गया। अब कंडक्टिविटी ऑफ 0.2 मोलर सॉल्यूशन की क्या है? सेल कांस्टेंट बाय रेजिस्टेंस, इसका सेल कांस्टेंट और रेजिस्टेंस भी दे रखा है, तो इसकी कंडक्टिविटी भी हमने निकाल ली, वो आ गई 0.248। दोनों की कंडक्टिविटी तो अलग आएगी, K की वैल्यू अलग आएगी क्योंकि कंसंट्रेशन अलग है। ठीक है, दोनों सॉल्यूशंस की कंडक्टिविटी हम निकाल चुके हैं। अब कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन 0.2 मोलर है, मोल पर लीटर है, या फिर मोल पर मीटर क्यूब। ये देखो SI यूनिट में कन्वर्ट किया इसको, मोल पर मीटर क्यूब, वो तो कर सकते हो। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी अब कैसे निकलेगी, क्योंकि SI यूनिट चाहिए था, K डिवाइड बाय CM, या फिर क्या होता है वो K इंटू मोलैरिटी होती है ना, K डिवाइड बाय मोलैरिटी इंटू 1000, वैसा कर सकते हैं। 1000 से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, वो डिवाइड करते हैं, वो मीटर क्यूब वगैरह के चक्कर में ही करते होते हैं। या फिर सीधा K बाय
कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन, डायरेक्ट के बाय मोलर कंसंट्रेशन भी कर सकते हो अगर आप ऑलरेडी उसको एसआई यूनिट में बना चुके हो तो यहाँ मोलर कंडक्टिविटी के बाय सीएम हो गया, दोनों को डिवाइड किया, के की वैल्यू पता थी, सीएम हमने निकाल लिया था मीटर क्यूब, और वो भी मीटर क्यूब पर मीटर में ही था। डायरेक्ट आपके पास 1.24 इंटू 10⁻⁻² साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल आ गया। समझ में आ गया बेटा ये कैसे हुआ? अल्टरनेटिवली एक और मेथड दे रखा है, सेल कांस्टेंट है, सेल कांस्टेंट डिवाइड बाय रेजिस्टेंस के होता है, और ये अल्टरनेटिवली क्या दे रखा है भाई, पता नहीं क्या दिया है। ठीक है, ये सेंटीमीटर की फॉर्म में दे रखा, देखो यहाँ 124 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में निकाल रखा है, सेल कांस्टेंट वही सेंटीमीटर में ही निकाला है, वहां उसके मीटर बना दिए थे हमने, याद है, ये पर मीटर में निकाला था। ठीक है, अब देखो यहाँ इसके हमने क्या किया, सेंटीमीटर ही रखा पर मोल, तो हुआ क्या, बाकी के बाय सीएम वही फॉर्मूला लगा इनटू 1000 डिवाइड बाय मोलर कंसंट्रेशन। समझ में आ गया 1000 किस लिए लगता है, सेंटीमीटर क्यूब, तो अगर वो सेंटीमीटर में ले रहे हैं, है ना, अगर ऐसा यूनिट में ले रहे हो तो 1000 नहीं लगाना पड़ेगा, दैट इज इट। ठीक है, तो ये दो न्यूमेरिकल्स हैं भाई, दोनों न्यूमेरिकल्स आपको अच्छे से आने चाहिए, दैट्स इट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब बात आती है, तो यहाँ पर हमने सेल कांस्टेंट एक ही फॉर्मूला किया, एक ही फॉर्मूला से वो 3-4 फॉर्मूला अपने आप बन जाते हैं, बट एट लिस्ट जैसे कि मैं पीछे बता रहा हूँ आपको, ये चीज ध्यान रखना कि जैसे ये वाला फॉर्मूला यहाँ से डिराइव हुआ ना, ये वाला फॉर्मूला R इंटू के जो होता है G स्टार होता है, तो ये फॉर्मूला भी अब आपको याद रखना है कि ये कैसे डिराइव हुआ और कैसे काम करता है। ठीक है, लाइक दैट, ताकि आपको ये पता रहे कि जब प्रैक्टिस करोगे अपने आप हो जाएगा। खैर, अब बात आती है वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। तो ये हमने देख लिया कि हमने पिछले एग्जांपल में यही देखा कि कंसंट्रेशन जब बदलते हैं तो कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी बदल रही थी ना, कंडक्टिविटी बदल जाती है, कंसंट्रेशन बदल जाती है, तो उसकी वेरिएशन कैसे होती है, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अब स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं, कोई ये बता सकता है? सर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जिनकी अल्फा ज्यादा होता है, अल्फा 1 होता है, अप्रोक्सीमेटली 1। यस सर, सीधी बात, अल्फा 1, इसका मतलब सर वो ज्यादा डिसोसिएट होते हैं, पूरे, लगभग पूरे, ज्यादा नहीं। जैसे NaCl को, नमक को पानी में डाल दो तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, पूरा नमक पूरे पानी में घुल जाएगा। क्लियर है? यस सर। मिट्टी को डाल दो, मिट्टी में मान लो कोई या AgCl का साल्ट ले लेते हैं, चलो ठीक है, मिट्टी समझ में नहीं आएगा। AgCl साल्ट क्या होता है, स्पारिंगली सोल्यूबल साल्ट होता है, बहुत कम घुलता है। तो इसका मतलब आप 1 लीटर पानी में अगर 1 ग्राम NaCl डाल दोगे, वो भी नीचे बैठ जाएगा, उसमें से कुछ ही मोलिक्यूल होंगे जो टूटेंगे, जो टूटकर ऊपर घुलेंगे। यस, क्लियर है ये सबको? यस सर। तो इसका मतलब क्या है ना, हाँ, तो इसका मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो पूरा डिसोशिएट हो जाए सॉल्यूशन के अंदर, और वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो पूरा डिसोशिएट ना हो। अगर पूरा डिसोशिएट नहीं होगा तो अल्फा की वैल्यू 1 से कम आएगी, और अगर पूरा डिसोशिएट हो जाएगा तो अल्फा की वैल्यू 1 आएगी। 1 से ज्यादा हो सकती है अल्फा की वैल्यू? नहीं सर। 1 मतलब 100%, 100% से ज्यादा क्या लोगे, है ना? तो वो मतलब आपने नमक डाला 1 ग्राम और आप कह दो सर 1.5 ग्राम घुल गया नमक, है तो हो ही नहीं सकता, है ना? तो वही चीज है कि 1 से ज्यादा अल्फा नहीं होगा, क्योंकि वो 100%, 1 मतलब 100%, 100 में से कितना, 100% का मतलब ये होता है, और अल्फा जो है वो 1 में से कितनवा हिस्सा, 1 का कितना हिस्सा टूटा। तो भाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट समझ में आ गया, वीक इलेक्ट्रोलाइट समझ में आ गया, किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताओ पहले। नो सर। नहीं है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग और वीक याद होना चाहिए। तो जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, स्ट्रॉन्ग बेस हैं, स्ट्रॉन्ग साल्ट हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस के दोनों के मिलने से जो साल्ट बनता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस का साल्ट होता है। जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और साल्ट है, उन दोनों से मिलकर बनने वाले साल्ट है, वो सारे के सारे क्या होते हैं? न्यूट्रल। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अरे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, हम इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं ना बेटा, वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, मतलब वो पूरे घुल जाते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस से मिलकर बनने वाला साल्ट। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं, जो वीक एसिड है, वीक बेस है, या वीक एसिड और वीक बेस से मिलकर बनने वाले साल्ट हैं, वो स्पारिंगली सोल्यूबल होते हैं, कम घुलते हैं। ठीक है, स्पारिंगली का तो मतलब होता है बहुत कम घुलना, लेकिन थोड़ा बहुत कम भी घुले तब भी वो कम ही घुलना माना जाता है। ठीक है, तो वो जो साल्ट हैं जो कम घुलते हैं, ठीक है, जो वीक, उनको बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर है भाई ये सबको? वीक इलेक्ट्रोलाइट पता लग गया, वीक एसिड, वीक बेस। यस सर। ठीक है,
अब बात करते हैं कि वो वेरिएशन कैसे करता है। कंसंट्रेशन जब हम बदल देते हैं तो उसकी कंडक्टिविटी बदल जाती है, ठीक है। कंसंट्रेशन बदलने से कंडक्टिविटी क्यों बदलती है? कंडक्टिविटी रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, तो रेजिस्टेंस बदल जाएगा। क्यों बदलेगा? नंबर ऑफ आयंस की कंसंट्रेशन कम या ज्यादा होने पर क्या होगा? आयंस का फ्लो ही इलेक्ट्रिसिटी होता है, ये मैंने बताया था। आयंस या फ्री इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। क्लियर है? यस सर। अब Yes, हम sir. यहाँ पर पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तो फ्री इलेक्ट्रॉन का कोई चक्कर ही नहीं। मेटालिक कंडक्टर आपको डिफरेंस बताया था, मेटालिक कंडक्टर जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, चलते रहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, लेकिन उसका यहाँ इस लेसन में कोई काम ही नहीं है, याद रख लेना। हम यहाँ पर आयंस की कंडक्टिविटी के ऊपर ही फोकस करने वाले हैं, पूरा लेसन आयन के ऊपर ही डिपेंडेंट करता है। तो आयन की जो कंडक्टिविटी है, आयंस जो फ्लो होते हैं, उनके फ्लो की वजह से तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। अगर आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ा दूंगा, उनके चलने में प्रॉब्लम आएगी। कंसंट्रेशन घटा दूंगा, फ्री फ्लो में चल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो यानी कि उनकी कंसंट्रेशन से इस वजह से फर्क पड़ता है कंडक्टिविटी के ऊपर, तो उनकी कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस बदल जाएगा, कंडक्टिविटी बदल जाएगी। क्लियर है भाई? ये क्यों बदलती है ये तो समझ में आ गया होगा। Yes, sir. ठीक है, ऑलवेज देखो भाई, कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीज विद डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन डिक्रीज होने पर कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है, बोथ फॉर वीक एंड स्ट्रॉन्ग, बोथ फॉर वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ये अब आपको याद करना है, सीधी सी बात है, जो चीज याद करनी है वो याद करनी है। ठीक है, आगे देखो बेटा, सेकंड, द नंबर ऑफ द आयंस पर यूनिट वॉल्यूम दैट कैरी द करंट इन द सॉल्यूशन डिक्रीज ऑन डाइल्यूशन। नंबर ऑफ आयंस जो होते हैं ना, आयंस का नंबर पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब 1 लीटर वॉल्यूम में अगर आयन कम हो गए, कैरी द करंट, आयन ही करंट को कैरी करते हैं, ये पता है आपको, इन द सॉल्यूशन डिक्रीजेस, तो वो डिक्रीज होता है ऑन डाइल्यूशन से। ये बात समझ में आई? Yes, sir. यानी कि आयंस जो हैं सॉल्यूशन में, आयंस जो हैं वो कम हो जाएंगे 1 लीटर के सॉल्यूशन में अगर हम उसको डाइल्यूट कर देंगे। ऑब्वियस है, पानी मिला दिया तो इसका मतलब पहले छोटे से 1 सेंटीमीटर क्यूब के एरिया में 10 आयन थे, अब 1 सेंटीमीटर के क्यूब के एरिया में हो सकता है 7 रह जाए, है ना? तो ये उसका Yes, मतलब sir. है सेकंड लाइन का। थर्ड देखो, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। मोलर कंडक्टिविटी तो बढ़ती है, इंक्रीज होती है। सारे पॉइंट ना याद करने के लायक है। डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन को डिक्रीज करने पर मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है। दिस इज बिकॉज टोटल वॉल्यूम V ऑफ द सॉल्यूशन कंटेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आल्सो इंक्रीजेस। तो टोटल वॉल्यूम 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट जिसके पास होता है वो टोटल वॉल्यूम बढ़ जाता है। समझ में आया? सर ये वाला फिर से बताना एक बार, लास्ट वाला। बताता हूँ, दोबारा से बताता हूँ। देखो क्या कह रहा हूँ मैं, इसको बना के दिखाता हूँ। ये कह रहा है कि यहाँ पर आपके पास में मान के चलो 2 लीटर सॉल्यूशन है, ये 2 लीटर है, ये 2 लीटर सॉल्यूशन है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको डाइल्यूट कर दिया, तो इसके अंदर, और 2 लीटर के अंदर मान के चलो कि आपके कितना मोल बताऊं मैं, 3 मोल नहीं 4 मोल करते हैं, 4 मोल आपका सोल्यूट डिजोल्व है, ठीक है, 4 मोल सोल्यूट है जो डिजोल्व करेगा। अब मैंने क्या किया, इसका क्या कर दिया, कंसंट्रेशन, मतलब मैंने इसको डाइल्यूट कर दिया। डाइल्यूट मतलब 4 लीटर हो गया अभी, अब ये सॉल्यूशन हो गया 4 लीटर। क्लियर है? यस सर। 4 मोल ही है ना, अब भी मोल तो 4 ही रहेंगे। यस सर। पहले मोलैरिटी कितनी थी, 2 लीटर में 4 मोल है, 4 मोल पर 2 लीटर, तो कितना आएगा भाई, 2 थी 2m। मोलैरिटी। फर्स्ट सॉल्यूशन की मोलैरिटी 2 थी। सेकंड वाले में क्या हो रहा है, अब मोल तो 4 ही है 1m। पर 4 लीटर, तो 1 मोल। ठीक है, अब देखो, अब इसको पढ़ना जरा। मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन अगर डिक्रीज होती है, ठीक है, कंसंट्रेशन मतलब डाइल्यूट करते हैं हम उसको सॉल्यूशन को, तो कंसंट्रेशन, दिस इज बिकॉज द टोटल वॉल्यूम V ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज आल्सो इंक्रीज। टोटल वॉल्यूम 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट जिसके पास है, तो देखो अब इस सॉल्यूशन में मान लो 1 मोल, ये है 1 लीटर, ये 2 है, ये 3 है, 3 थोड़ा ऊपर लगाते हैं, चलो कलर बदलते हैं इसका, है ना। ये मान लो 1 मोल है, इतने में 2 मोल है, इतने में 3 है, तो यानी कि ये एरिया बढ़ गया, ये 1 मोल है, ये दूसरा 1 मोल है, ये तीसरा 1 मोल है, और ये चौथा 1 मोल है। तो इलेक्ट्रोलाइट जो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है, अब कितने में है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट अब 1 लीटर में है। यस, क्लियर है? यस सर। और पहले क्या था, पहले सिर्फ 2 लीटर सॉल्यूशन था, ये इतना सॉल्यूशन था, सपोज 2 लीटर, 4 मोल थे उसमें, यानी 1 लीटर में, मैं अगर पहले 1 लीटर में इतने एरिया में कितने थे, 2 मोल थे। 1 लीटर में पहले 2 मोल थे,
मोलैरिटी चेक करो, नीचे मोलैरिटी दे रखी है, 1 लीटर में 2 मोल, इसी को डायरेक्ट यहीं से देख लो, 1 लीटर में 2 मोल और इसमें 1 लीटर में 1 मोल। समझ में आया? यस सर। यानी कि नंबर ऑफ मोल्स का वॉल्यूम बढ़ गया। नंबर ऑफ मोल, 1 मोल 1 लीटर में है, वॉल्यूम उनको ज्यादा मिल रहा है, 1 मोल को ज्यादा वॉल्यूम मिल रहा है। और पहले एक मोल जो था वो आधे लीटर में था, ऐसा ही है ना? अगर मैं इसका भी 1 मोल निकालूं, 2 मोल है 1 लीटर में, तो 1 मोल आधे लीटर में होगा। तो पहले 1 मोल आधे लीटर में था, अभी 1 मोल 2 लीटर 1 लीटर में है। तो यानी कि वॉल्यूम बढ़ेगा, बिकॉज टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पर तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के लिए 1 लीटर है, यहाँ पर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के लिए कितना है? आधा लीटर है। यस यस सर। तो इसका मतलब टोटल वॉल्यूम बढ़ गया। जिनके पास 1 मोल है, जिनके पास 1 मोल है, इस 1 मोल के पास तो आधा लीटर ही था, इस 1 मोल के पास 1 लीटर है, तो वॉल्यूम बढ़ गया। और मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है? K/m, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी का मोलर बढ़ गया, 1 मोल का वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ेगा तो वो वॉल्यूम ऊपर जाके मल्टीप्लाई होता है ना, मोल पर लीटर होता है वॉल्यूम, ऊपर जाके मल्टीप्लाई होता है, तो वो तो मल्टीपल हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वॉल्यूम मल्टीपल होता है। समझ में आया बेटा? यस सर, आ गया। देखो कैसे, ठीक है। यानी हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या है? वो होती है K मल्टीप्लाई में 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है? मोल पर लीटर, तो लीटर चला गया ऊपर। अब क्योंकि लीटर, देखो यहां तो 1 मोल था आधे लीटर में, यहाँ 1 मोल है 1 लीटर में, तो पहले आधे से मल्टीप्लाई हो रहा था वो, अब 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यानी कि डबल हो गया ना, मल्टीपल डबल हो गया। तो ये चीज अगर बढ़ेगी तो ये चीज बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? यस सर। क्लियर है भाई सबको? यस सर, क्लियर। ठीक है, बाकी स्टूडेंट बेटा, बाकी सबको भी क्लियर हो गया पॉइंट? यस सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए जरा, मोलर कंडक्टिविटी, तो कंडक्टेंस इज द कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, ये तो हमें पता ही है। मोलर कंडक्टिविटी कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन को ही बताता है मोलर कंडक्टिविटी, है ना? मोल पर लीटर के अंदर कितना कंडक्टेंस है। व्हेन, नेक्स्ट पॉइंट देखो जरा, व्हेन, ये वाला पॉइंट, ठीक है। व्हेन कंसंट्रेशन अप्रोचेस 0, जब कंसंट्रेशन 0 पर पहुंच जाती है, ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट, द मोलर कंडक्टिविटी इज नोन एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब मोलर कंडक्टिविटी को लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। ये डेफिनेशन है भाई लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की, ये है डेफिनेशन, ठीक है। इसको मैं इंपॉर्टेंट मार्क लगा रहा हूं बेटा। क्लियर है? याद रहेगा ये सबको? मोलर कंडक्टिविटी जब 0 के पास पहुंच जाती है, 0 नहीं होती, 0 के पास पहुंच जाती है, तो हम उसको बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एंड रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा नोट। लैम्डा के ऊपर 0 लगा हुआ है, 0 कंसंट्रेशन पर उसकी जो कंडक्टिविटी है उसको बोलते हैं लैम्डा नोट। अब यही जो लास्ट पॉइंट है ना, इसको उठाएंगे। एक तो वो पॉइंट है कि जिसके अंदर मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाती है डाइल्यूट करने से, उसका रीजन तो ये है कि वो लीटर से मल्टीप्लाई हो जाता है, लीटर बढ़ेंगे डाइल्यूट कर। और यहाँ ये वाला पॉइंट है, ये डेफिनेशन है, इसी पॉइंट को लेके नीचे वाले पॉइंट्स हम सॉल्व करने वाले हैं। क्लियर है भाई सबको? यस सर। ठीक है, तो अब देखते हैं बेटा, यहाँ अगर मैं ये देखूं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में, ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूँ ना, थोड़ा ज्यादा कचरा मच गया इसका। तो अगर मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में देखूं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या हो रहा है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। स्ट्रॉन्ग वाला बड़ा आसान भी है, वीक वाले में थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है। स्ट्रॉन्ग वाला देखो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा इंक्रीजेस स्लोली विद डाइल्यूशन एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड। लैम्डा इंक्रीज होता है, ये तो पता ही है, इंक्रीज होगा ना, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, ठीक है। लैम्डा एम है, ये लैम्डा नहीं है, लैम्डा एम है, लैम्डा एम से रिप्रेजेंट करते हैं। लैम्डा एम इज स्लोली विद डाइल्यूशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, और इसको इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला अब आपको याद करना है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला आपको याद करना, मैं इसको फिर से यहां पर लिख देता हूं, ठीक है, यही काम की चीज है। तो लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी जो होती है वो इक्वल होती है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा नोट एम माइनस ए कांस्टेंट होता है फॉर ए इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, ये बताऊंगा क्या होता है, मल्टीप्लाई में अंडर रूट सी। उसने सी की पावर 1/2 दे रखी है, वो अंडर रूट सी ही है, बात एक ही है। सी मतलब कंसंट्रेशन, उसकी जितनी कंसंट्रेशन है उसका रूट। ये अब आपके सामने इसको ऐसे मेजर करते हैं मोलर कंडक्टिविटी को, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस ए रूट सी।
यस बेटा, क्लियर है सबको ये? यस सर। ठीक है, तो ये है हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए वो कैसे बढ़ती है, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाती है ना, इंक्रीज होती है, किस हिसाब से इंक्रीज होती है, अगर आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पता है तो फिर उसमें से a माइनस रूट सी निकाल दो। ठीक है, अब वो होता कैसे है, द वैल्यू ऑफ a फॉर ए गिवन सॉल्वेंट टेम्परेचर डिपेंडेंट ऑन द टाइप ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट पर डिपेंड करती है, a कांस्टेंट होता है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, दैट इज द चार्जेस ऑन द कैटायन एंड एनायन प्रोड्यूस्ड ऑन डिसोसिएशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इन द सॉल्यूशन, ये चार्जेस का टोटल वैल्यू होता है। ठीक है, जब न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको समझ में आएगा, यहाँ एग्जांपल भी दे रखा है। NaCl के लिए दोनों का चार्जेस 1 है, CaCl2 के लिए कितना है, देखो CaCl2 इसके लिए, अब मैं यहाँ इसको अंडरलाइन भी कर देता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल है A का, MgSO4 1:1 2:2 और 1:1 2:1 और 2:2। तो देखो MgSO4 के अंदर अगर आप देखते हो तो Mg पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, Mg2 पॉजिटिव है, SO4 के ऊपर 2 नेगेटिव है। ठीक है, और अगर CaCl2 में देखते हो Ca पर 2 पॉजिटिव है और क्लोरीन पर 1 नेगेटिव है, हालांकि 2 क्लोरीन है लेकिन हम एक ही आयन का चार्ज ले रहे हैं यहाँ पे, ये समझ में आ रहा है सबको? यस सर। तो इस हिसाब से ही आपको देखना है कि एक ही आयन का चार्ज लिया जाएगा, भले ही जब हम क्या बोलते हैं ग्राम इक्विवेलेंट निकालते हैं तो हम टोटल चार्ज के हिसाब से इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करते होते हैं, टोटल नेगेटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज, n की वैल्यू जो n फैक्टर निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर टोटल नहीं चलेगा। ठीक है, एक आयन वाला चार्ज चलेगा। तो ये इलेक्ट्रोलाइट रिस्पेक्टिव, ये इनके लिए ये है वो वैल्यू। ठीक है, ऑल इलेक्ट्रोलाइट ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप हैव द सेम वैल्यू ऑफ A, पर्टिकुलर टाइप मतलब सारे के सारे NaCl सारे इलेक्ट्रोलाइट पर्टिकुलर टाइप के होंगे, मतलब 1:1 वाले होंगे या 2:1 वाले होंगे, है ना, कि एक की वैल्यू 2 है दूसरे की 1 है। तो मान लो जैसे अब आपने देखा CaCl2, अगर MgCl2 कर देंगे तब भी तो वैल्यू सेम आएगी एक ही, यस यस सर, 2:1 आएगी, वही 2:1 आएगी, है ना, तो वो A की वैल्यू सेम आने वाली है, नो डाउट टू इट। अब आगे देखो भाई नीचे, यहाँ इन्होंने एक ग्राफ दिखा रखा है, वेरिएशन ऑफ लैम्डा अगेंस्ट अंडर रूट सी के अगेंस्ट लैम्डा की वैल्यू, कंसंट्रेशन का रूट है यहाँ पे। ठीक है, ये है लैम्डा पर साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और लैम्डा की वैल्यू देखो डाइल्यूशन पर, याद रखना जीरो कंसंट्रेशन 147 147.48, ये इस तरह से लैम्डा की वैल्यू जो इस तरफ बढ़ रही है, तो लैम्डा एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, ये लैम्डा की वैल्यू है। और कंसंट्रेशन देखो भाई क्या क्या है, ये कंसंट्रेशन है 0.01, कंसंट्रेशन कम हो गई, कंसंट्रेशन और कम हो रही है, कंसंट्रेशन और कम हो रही है, कंसंट्रेशन लगभग 0 हो गई। ठीक है, कंसंट्रेशन 0 नहीं मतलब कंसंट्रेशन है 0.003। ठीक है, या बढ़ रही है, यहाँ तो बढ़ रही है सॉरी, इस तरफ कंसंट्रेशन बढ़ गई तो क्या हुआ, मोलर कंडक्टिविटी घट गई, उल्टा हो रहा है ना, कंसंट्रेशन यहाँ पर डिक्रीज हो रही है, ये कंसंट्रेशन सबसे कम है तो मोलर कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा है। ग्राफ समझ में आया? यस सर। स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, सीधी सी बात है, वही चीज दिखा रखे और इसमें कुछ खास नहीं है। अगला ग्राफ थोड़ा इंपॉर्टेंट है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। अब ये ग्राफ है सबसे इंपॉर्टेंट, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या होता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए पहले तो वही चलता है कि कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, अंडर रूट सी है, ग्राफ तो वही रहेगा, क्वेश्चन वही रहेगा। ठीक है, और ये लैम्डा है, तो कंसंट्रेशन अगर बढ़ेगी, ये कंसंट्रेशन बढ़ गई तो लैम्डा की वैल्यू क्या है, कम है लैम्डा, कंडक्टिविटी कम है, कंसंट्रेशन बढ़ेगी, कंसंट्रेशन कम करते हैं यहाँ पर आ गए, कंसंट्रेशन पर कम कर दी कंसंट्रेशन तो लैम्डा की वैल्यू बढ़ गई, इसके बाद में कंसंट्रेशन और कम की तो लैम्डा जरूरत से ज्यादा बढ़ गया, यही है लैम्डा नोट, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब ऐसा क्यों होता है, दैट इज द क्वेश्चन। किसी को समझ में आया ये ग्राफ में क्या कह रहा हूं? यस सर। पहले लीनियरली बढ़ रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, अब लीनियरली बढ़ने के बाद पिछले वाला स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए वो लीनियरली था, दोबारा दिखा देता हूँ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था लीनियरली, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए सारी कहानी, ये रहा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये ग्राफ है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट ग्राफ है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए है। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ इतना अलग क्यों आता है, ये थोड़ा सा ज्यादा इसने बैंड दिखा रखा है, हालांकि ये इतना भी नहीं होता जितना इन्होंने दिखा रखा है। ठीक है, ये ग्राफ कुछ इस तरह का होता है, ऐसा। ठीक है, इस तरह का ग्राफ होता है। अब ऐसा क्यों होता है, ये है लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, और ये है अंडर रूट सी यानी कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन कम करेंगे तो क्या होता है भाई, लैम्डा बढ़ता है, लैम्डा बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कंसंट्रेशन कम कर लो ज्यादा कर लो, वीक इलेक्ट्रोलाइट का तो लैम्डा नहीं बढ़ने वाला। क्यों?
वीक इलेक्ट्रोलाइट टूटता ही नहीं है। AgCl है, AgCl आपने 1 ग्राम डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कंसंट्रेशन कम कर दी, AgCl 1 ग्राम की जगह आधा कर दिया, आधा ग्राम डाल दिया, कंसंट्रेशन फिर से कम कर दी, AgCl 0.1 ग्राम कर दिया। इस तरह से कंसंट्रेशन जो है वो आप कम करते गए, ठीक है। लेकिन क्या इसके डिसोसिएशन पे ज्यादा फर्क पड़ा? नो सर। डिसोशिएट तो ये उतना ही होता है बेचारा, है ना। क्यों? अब उसका रीजन सुनो। जब हाई कंसंट्रेशन होती है ना इसकी, मान लो कि 1 ml वाटर में 1 ग्राम हमने क्या डाल दिया, AgCl डाल दिया, तो कंसंट्रेशन काफी हाई होगी। ये लो यहां मैं ये डाल रहा हूं, इस चीज को ध्यान से जरूर समझ लेना बेटा, ठीक है। ये हमने डाल दिया और इसके अंदर हमने बहुत सारा AgCl डाल रखा है, तो भाई AgCl इसके अंदर घुलेगा नहीं, वो नीचे बैठ जाएगा। क्यों? जो एक AgCl का मोलिक्यूल टूटा, Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूटा, एक और टूट गया Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, ठीक है। तो Cl को Ag मिल गया इधर से और Ag को इधर से Cl मिल गया, वापस जुड़ गए, क्योंकि ये पास पास थे। क्लियर है? और ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, टूटते ही वापस जुड़ जाता है। समझ में आ गया? यस सर। अब बात करते हैं कि जब इसको डाइल्यूट कर दिया मैंने, डाइल्यूट, तो डाइल्यूट होने पर क्या होगा? ये ध्यान देने वाली बात है कि डाइल्यूट का मतलब है कि अगर मान लो यहाँ नीचे कुछ मॉलिक्यूल्स पड़े हैं, उसमें से एक मॉलिक्यूल Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट गया, ये बहुत दूर दूर है, इनके अब मिल, और ये गलती से दूर चले गए, एक बार दूर चले गए, तो इनके मिलने के चांसेस खत्म हो गए, क्योंकि सॉल्यूशन डाइल्यूट है। समझ में आया? यस सर। अब अगर मान लो कि मैंने और डाइल्यूट कर दिया, और डाइल्यूट कर दिया, और मान के चलो लास्ट में मैंने एक ही मॉलिक्यूल छोड़ दिया, ऐसा इमेजिन कर लो, एक मॉलिक्यूल छोड़ दिया, तो सॉल्यूशन में एक मॉलिक्यूल अगर टूट गया तो उसके बीच में वाटर के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। अब वो सारी जिंदगी मिलने वाला तो नहीं है। यस, क्लियर है? यस सर। बहुत रेयर चांस है उसके मिलने के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रोलाइट अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बन गया। स्ट्रॉन्ग बना कि नहीं? क्योंकि 100% डिसोसिएशन हो गया, 100% डिसोसिएशन, यानी कि बहुत ज्यादा डाइल्यूट करने पर सेपरेंगली सोल्यूबल वीक इलेक्ट्रोलाइट भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करना चाहिए उनको, है ना। इसका मतलब अब मैं यहां से ग्राफ से एक मतलब निकाल सकता हूं कि जब कंसंट्रेशन ज्यादा थी तो इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कम था, जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ी और कम हुई, सॉरी, कंसंट्रेशन कम होगी तो इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन आसान हो गया, क्योंकि अब उसको पॉजिटिव नेगेटिव उसके दूर दूर रहने लगी। ठीक है? यस सर। तो इसका मतलब वो ना ऐसे करके बढ़ रही है। तो ये जो ग्राफ हमने बनाया है ये एक्चुअल में ऐसे करके बढ़ रहा है, कि ये ऐसे करके ऐसे बढ़ रहा है, डाइल्यूट करते गए, बढ़ रहा है, और लास्टली क्या हुआ कि ये सीधा ही निकल गया। अब क्योंकि जीरो कंसंट्रेशन पर तो आप मेजर कर ही नहीं सकते कंडक्टेंस, नहीं कर सकते ना। नो सर। जीरो पर तो आप मेजर कर नहीं सकते हो। तो इसका मतलब क्या रहा, जरा ध्यान से सोचना कि मैं यहां से यहां ऐसे चल रहा था, ऐसे चल रहा था, ऐसे चल रहा था, तो ये ऐसे बढ़ना शुरू हो गया, बढ़ना शुरू हो गया, बढ़ना शुरू हो गया, बढ़ना शुरू हो गया। ठीक है? तो अब जीरो कंडक्टेंस पर मैं मेजर नहीं कर सकता हूं, जीरो पर। लेकिन मैंने क्या किया, इसको एक्स्ट्रा प्लॉट कर दिया, एक्स्ट्रा प्लॉट, कि भाई ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, थोड़ा थोड़ा टेढ़ा जा रहा है, तो लास्ट ये यहां मिलना चाहिए। यानी कंसंट्रेशन इस तरफ तो अंडर रूट सी है ना, अंडर रूट तो जीरो हो गया, और कंडक्टेंस कितनी होगी, ये होगी कंडक्टेंस, ये लैम्डा था। क्लियर है? यस सर। यानी कि जब मैंने इसको बहुत डाइल्यूट किया तो मेरे पास ग्राफ में डाइल्यूट करने पर इनका डिसोसिएशन बढ़ रहा था, डिसोसिएशन बढ़ने की वजह से कंडक्टेंस बढ़ रहा था, कंडक्टेंस बढ़ रहा था, तो धीरे धीरे बढ़ता गया। बट क्योंकि ये डाइल्यूट वीक इलेक्ट्रोलाइट था तो भाई मुझे एक्स्ट्रा प्लॉट करना पड़ेगा, मतलब एक जगह पे आके कंडक्शन यहाँ रुक गया, क्योंकि यहाँ कंसंट्रेशन होगी जीरो एक हिसाब से। ठीक है? जीरो नहीं हुई, लगभग बराबर स्टेडी हो गया। तो अब मैंने क्या किया, मुझे पता है ग्राफ ऐसे टेढ़ा जा रहा था, तो मैंने उसको लास्ट में उसको मिला दिया पीक से। उसको बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। जब उसकी कंसंट्रेशन टेंड्स टू जीरो, टेंड्स जीरो, टेंड होने लगती है, लगभग जीरो हो जाती है, जीरो नहीं होती, तब हम उसको एक्स्ट्रा प्लॉट करके उससे मिला देते हैं। ये होती है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। समझ में आया बेटा? यस सर। सारी कहानी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ देखो इन्होंने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, दैट इज द वीक एसिड। ठीक है? CH3COH, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड एंड दिस इज वीक एसिड। तो इसके केस में क्या होता है, यहां पर अब देखो KCl कहां ले रखा है इसने, ये लैम्डा है, ठीक है। अच्छा KCl की भी, अच्छा ये ऐसे ये लाइन है, देखो भी KCl के लिए इसने ऐसे लाइन दिखा रखी है, ये लाइन है KCl की, ये तो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। समझ में आ रहा है?
ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की लाइन दिखा रखी, सही ढंग से नहीं दिखाई इन्होंने गधों ने, लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की लाइन है ये, ठीक है। ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की लाइन है ये वाली, ये दिखा रहा है कि ये तो ऐसे चलती, मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, कंप्लीटली डिसोसिएटेड है, लेकिन डाइल्यूट करोगे तो थोड़ा बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड है, डाइल्यूट करोगे तो क्या हो जाएगा, उसकी जो कंडक्टेंस है वो बढ़ेगी, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं बढ़ेगी, बहुत धीरे धीरे, बहुत थोड़ी सी बढ़ेगी। क्लियर है? यस सर। समझ में आ गया? ये KCl है, KCl मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन तो ऐसे बढ़ती है, √C और लैम्डा का ग्राफ है, ठीक है, यहाँ जो इन्होंने दिखा रखा है, तो यहाँ थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था, तो वो ऐसे लग रहा जैसे अजीब सा कुछ और ही लिख रखा है ये वाला, ठीक है, मैंने इसको KCl वाले को इधर दिखा रखा है, ठीक है। अब देखो वीक वाला लिया इसने, तो पहले तो इसकी डाइल्यूट, क्योंकि भाई ये ऑब्वियस है वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो इसका कंडक्टेंस बहुत कम था, हाई कंसंट्रेशन, फिर मैंने कंसंट्रेशन कम करी तो ये बेचारा क्या हुआ, टूटना शुरू हो गया, अल्फा की वैल्यू बढ़ने लग गई, बढ़ते 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 लास्ट में ये बिल्कुल डाइल्यूट हो गया, तो मैंने फिर इसको एक्स्ट्रा प्लॉट करके यहाँ पे डाल दिया, तो ये यहाँ जहां भी मिलेगा इसको बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्लियर है? यस सर क्लियर। ठीक है, तो ये इस तरह से सर काम करता है। टेंड्स टू 0 है। हाँ, इट टेंड्स टू 0 नॉट 0, 0 होने पर तो कुछ होगा ही नहीं ना, जब 0 ही होगी तो कंडक्टिविटी कैसे आ सकती है, कंडक्टिविटी तो सिर्फ वाटर की आएगी फिर, है ना, या जो सॉल्वेंट है। अब आगे देखते हैं इसको, तो इसके कुछ पॉइंट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट लाइक एसिटिक एसिड हैव द लोअर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, लोअर होता है हायर कंसंट्रेशन, एट हायर कंसंट्रेशन, लाइक एसिटिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, और इसके अंदर होता क्या है, लोअर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एट हायर कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है इनका लो। हेंस फॉर सच इलेक्ट्रोलाइट द चेंज इन लैम्डा विद डाइल्यूट इज विद डाइल्यूशन इंक्रीज होगा, ऑब्वियस है, इज ड्यू टू द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द आयंस ऑफ द टोटल वॉल्यूम, सो वन इलेक्ट्रोलाइट के लिए बढ़ेगी, सीधी सी बात है, इसका मतलब यही है, मैं ये अंडरलाइन करने को फायदा नहीं, पॉइंट मजेदार नहीं है। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये है पॉइंट, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन concentration tends to zero, not exactly zero, इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएट कंप्लीटली, अल्फा की वैल्यू 1 बन गई, मैंने बताया था ना कि जब बहुत डाइल्यूट हो जाएगा तो आपस में मिलेंगे ही नहीं, अल्फा की वैल्यू 1 हो गई। क्लियर है? यस सर। But as at such low concentration the conductivity of the solution is so low that it cannot be measured, ये इसको सही तरीके से मेजर नहीं कर सकते क्योंकि ये कंसंट्रेशन इतनी लो होती है, तो इसको मेजर करना मुश्किल है। इसको मेजर करना, KCl को मेजर करना बहुत आसान है, कैसे, इसको तो सीधा एक्स्ट्रापोलेट कर दो, ये सीधा आ जाएगा, बट इसका क्या होता है, इसका इनफाइनाइट हो जाता है, ये तो ये ऐसे भी चला जाता है ग्राफ। समझ में आ गया? जरूरी नहीं कि ऐसे करके हम कहें कि ऐसे ही मिलेगा, हो सकता है कि ऐसा हो जाए और ये सीधा ही चला जाए। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को निकालना मुश्किल होता है, स्ट्रॉन्ग के लिए तो एक्स्ट्रा प्लॉट कर दो। यहाँ पर आके कंसंट्रेशन समझ लो वीक से वीक थी, इससे ज्यादा कंसंट्रेशन कम नहीं कर सकते, तो लास्ट में इसको सीधा मिला दो, मिल सकता है ना ग्राफ? यस सर। स्ट्रॉन्ग वाला मिल सकता है, वीक वाला नहीं। तो मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस एसिटिक एसिड वाला ये इन्होंने दिखा रखा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और उसका, ठीक है, तो ये ध्यान रखना बस, ये थी इसकी पूरी कहानी। मैं फॉर्मूला याद रखना, कहानी तो ये समझ में आ गई होगी अब आपको वीक और स्ट्रॉन्ग के लिए, ठीक है? क्लियर है भाई सबको? यस सर क्लियर। ठीक है, दैट इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट था, अब इसके ऊपर हम थोड़े बहुत न्यूमेरिकल करेंगे, और एक चीज अब आपकी जो रह गई है वो बता देता हूँ, ठीक है? राहुल चिल्ला रह गया, और सेल रह गए। सेल कितने टाइप के सेल होते हैं, जो घड़ी वाला सेल है या बैटरी वाले सेल है ना? बैटरी क्या होती है, जो कम से कम 2 सेल से मिलकर बनती है उसको बैटरी कहते हैं, और सेल अकेला सेल होता है। तो बैटरी के अंदर जो हमारी इन्वर्टर वाली बैटरी है, वो जितनी भी टाइप की बैटरी है वो कैसे बनती है, उनमें रिएक्शन क्या होती है, वो 3-4 तरह के सेल हैं, और कोरोजन कैसे लगता है। एक तो कोरोजन वाला टॉपिक रह गया, एक बैटरी वाला, ये सारे थ्योरेटिकल टॉपिक है, ठीक है। उसके अलावा कोलराउल चिल्ला रह गया जो मैथमेटिकल है, कोलराउल चिल्ला उसका न्यूमेरिकल। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ट्राई करेंगे कि कोलराउल चिल्ला कंप्लीट करें, प्लस न्यूमेरिकल्स करें थोड़े बहुत, और फिर थ्योरेटिकल बेस वाला भी फटाफट उसको कंप्लीट करेंगे, जो थ्योरी है सेल्स की, ठीक है, वो आपको याद ही करने हैं सेल, सीधी सी बात ये है, ठीक है। सिर्फ इतना ही है आज के लेक्चर के लिए, इसको हम, अब मैं रिकॉर्डिंग को ऑफ कर रहा हूँ। एनीथिंग एल्स, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।